हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। टॉपिक्स देखते हैं। पहला कहता है इंडियाज विड्रॉल फ्रॉम आईनी एयरबेस। कहाँ की बात हो रही है? ताजिकिस्तान की। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसको। इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स दिए गए हैं, उनको समझेंगे। सेकेंड टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट इंडोर एयर क्वालिटी स्केल। एक IAQ डेवलप किया गया है कुछ रिसर्चर्स के द्वारा टू मेजर द लेवल ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। थर्ड है आदित्य L1, इंडिया का पहला सोलर मिशन। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ नई स्टडी सामने आई, समझेंगे उसको। नेक्स्ट है COP30। अब जानते हो COP30 स्टार्ट हो चुका है बेलेम, ब्राज़ील में। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कार्बन एंड सॉइल में क्या संबंध होता है। इसके रिगार्डिंग एक रिसर्च सामने आई है कि हाउ डज ऑर्गेनिक कार्बन इम्पैक्ट द सॉइल। चलिए लास्ट देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ को। शुरू करते हैं। इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है ओवरसीज एयरबेस इन ताजिकिस्तान। किसकी बात हो रही है? आईनी एयरबेस। फोकस करिएगा इस पैराग्राफ पर। यहाँ पर दो फैक्ट्स दिए गए हैं। पहला है कि इस एयरबेस की अगर बात करें, फर्स्ट टाइम इंडिया ने यहाँ पर मिलिट्री पर्सनल्स कब डिप्लॉय करे थे, तो टू सपोर्ट द नॉर्दर्न अलायंस ग्रुपिंग। क्या था ये? तो तालिबान के रेजीम को अपोज करने वाला ग्रुपिंग था, इंडिया इसको सपोर्ट करता था। नेक्स्ट कहता है देखिए कि इसी एरिया का, इसी एयरबेस का यूज़ हमने किया था जब सेकेंड टाइम तालिबान पावर में आता है 2021 में, तो इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि अंडर विच ऑपरेशन हमने इंडियंस को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया था ड्यूरिंग द सेकेंड रेजिम ऑफ तालिबान। ध्यान दीजिएगा इस मैप पर। तो ताजिकिस्तान यहाँ है, इंडिया यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आईनी एयरबेस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप मैप देखो, इसकी बॉर्डरिंग किससे है। ध्यान दीजिएगा इस वाले एरिया पर क्या है? वखान कॉरिडोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वखान कॉरिडोर? फोकस करिएगा इस पैराग्राफ पर। कहता है कि वो लोकेटेड है बदख्शान प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान में, जो कि बाउंड्री शेयर करता है POK से एंड चाइना के जिंजियांग प्रोविंस से। एंड जो हमारा आईनी एयरबेस था वो कहाँ पे है? तो 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमें अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान एक लेवरेज मिलता था इस एयरबेस के थ्रू। एंड वन मोर थिंग, फोकस करिएगा इस येलो वाले हाईलाइटिंग पैराग्राफ पर। इसमें कहता है कि अभी इंडिया के पास, इंडिया डज नॉट हैव फंक्शनल ओवरसीज मिलिट्री बेस एल्सवेयर। मतलब हमारा इकलौता ओवरसीज एयरबेस था जो कि आईनी एयरबेस, हमने वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंटर्स। कहता है कि ताजिकिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, हमने इसका लोकेशन देखा। एक अदर इंपॉर्टेंस है कल्चरल लिंकेजेस। किस प्रकार से पूछ सकता है एग्जाम में? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है वो है पर्शियन एम्पायर, कुशान एम्पायर। हम कह सकते हैं हमारा एक शेयर्ड लिंग्विस्टिक फैमिली है। कुछ अदर लिंकेजेस जैसे कि विवेकानंद का कल्चरल सेंटर कहाँ पर है? दुशानबे में, कैपिटल में उसके। एंड वो ताजिकिस्तान जो है हिंदी में, कथक में, तबला वादन में, योगा वगैरह में कुछ कोर्सेज को इनिशिएट करता है। तो कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं। अब देखो मेन हमारा आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आईनी एयरबेस। तो ये रिच है यूरेनियम में, गोल्ड में, नेचुरल गैस में। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ देखिएगा एक्चुअल हमारा इंपॉर्टेंस क्या था उस एयरबेस पर होने का। तो हेल्पफुल इन काउंटरिंग चाइनाज एंड पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया। इंडिया का पहला इंडोर एयर क्वालिटी स्केल बनाया गया है। इसको समझते हैं कि इंडोर पोल्यूशन क्या होता है, ये स्केल कैसे काम करता है। तो कंटेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ देखिए। अ रिसर्च टीम फ्रॉम बिट्स पिलानी हैदराबाद and other professors had created India's first customized indoor air quality index which can be accommodated into small devices। आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। एक पॉइंट दिया गया है बेंजीन emerged as most dangerous। अगर इंडोर पोल्यूशन की बात करें सबसे खतरनाक किसको बताया गया है? बेंजीन को। तो सोर्सेज क्या है रिगार्डिंग इंडोर पोल्यूशन? पहला कहता है कि एरोमेटिक डिसइंफेक्टेंट, जो खुशबूदार आप परफ्यूम लगाते हो, स्प्रे करते हो, उसमें से निकलता है बेंजीन, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया गया, देखा हमने। नेक्स्ट कहता है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स, जैसे कि धूप वगैरह है, अगर ठीक से बर्न नहीं हो पाता है उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है देखो मीथेन। तो ये इसमें कहता है कि 80 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अगर हम पोल्यूशन की बात करें, वार्मिंग की बात करें, तो मीथेन 80 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कंट्रीब्यूट करता है ग्राउंड लेवल ओजोन लेयर बनाने में। इसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिगार्डिंग प्रीलिम्स। तो अभी डिस्कस करेंगे हम मीथेन के बारे में। हमने बताया अभी कि मीथेन जो है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू CO2। बट आप देखते हो जनरल भाषा में भी कि हम कहते हैं कि CO2 को सिक्वेस्टर करो, उसको कैप्चर करो। ऐसा क्यों होता है? इंपॉर्टेंस हम ज़्यादा क्यों देते हैं CO2 को? इसलिए बिकॉज जो लाइफ स्पैन है मीथेन की वो काफ़ी छोटी होती है।
लगभग 10 से 12 साल अगर एटमॉस्फेयर की बात करें। बट अगर हम बात करते हैं CO2 की, उसका लाइफ स्पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल 100 साल, 150 साल। मतलब मीथेन पावरफुल है बट ज़्यादा खतरनाक क्या है? CO2। एक और पॉइंट देखिए, मीथेन जो है वो हेल्प करता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनाने में। इसको हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं। कैसे बनाता है वो? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क करिए, पूछ सकता है एग्जाम में। दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इट डैमेजेस द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। किस प्रकार से? ये रिलीज करता है सर्टेन रिएक्शन से वाटर वेपर को एंड ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, जो फर्दर केमिकल रिएक्शन करके जो ओजोन लेयर हमारा होता है उसको डैमेज कर देता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओजोन, पहला है गुड ओजोन, दूसरा बैड ओजोन। अगर बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर की, वो अच्छा होता है, हमारी रक्षा करता है वो हार्मफुल यूवी रेस से। अगर बात करते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेयर की, जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो एग्जाम में पूछता है अगर कि मीथेन का स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन एंड ट्रोपोस्फेरिक ओजोन दोनों पर असर पड़ता है क्या? तो यस, दोनों के लिए जिम्मेदार है ये। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करते हैं ओजोन लेयर की, गुड है या बैड है, किससे तय होता है? इंटायरली उसके लोकेशन से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो सेम है। अगर वो लोअर लेवल पर है, ग्राउंड लेवल पर है, उसको बोलते हैं बैड ओजोन। अगर उसका लोकेशन हाई है, स्ट्रेटोस्फेयर में है, इट इज़ गुड ओजोन। इसी रिसर्च में देखो एक बात कही गई है, पूछ सकता है एग्जाम में, कि कुकिंग के दौरान, क्लीनिंग के दौरान PM2.5, PM10 जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ये कुछ पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, तो फोकस हमें इस चीज़ पे करना है कि पूछेगा पेपर में अगर कि क्या क्लीनिंग करने के दौरान, कुकिंग करने के दौरान PM2.5 बढ़ सकता है, PM10 इंक्रीज कर सकता है? तो यस, इंक्रीज करता है ये। तो आपने क्या समझा इस चीज़ से? अगर हम बात करें घर के भीतर की, तो रेगुलर काम करने से, कुकिंग है, क्लीनिंग है, पूजा पाठ करते हो आप, स्प्रे करते हो, कुछ भी करते हो, उससे भी इंडोर पोल्यूशन इंक्रीज कर सकता है। तो व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए हमें? पहला है इम्प्रूव द वेंटिलेशन, देन है इंडोर ग्रीनरी, प्लांट्स वगैरह लगाओ आप, देन है रिड्यूस द इंसेंस बर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है COP30 बिगिंस इन ब्राज़ील टुडे। देखो ये स्टार्ट हुआ है, तो डिस्कशन यहाँ पर नहीं होगी, हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स दिए गए, कुछ नाम दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है। फोकस करिएगा पैराग्राफ नंबर 1। इसको हमने लिखा है लीगली बाइंडिंग। किसकी बात कर रहे हैं? पेरिस एग्रीमेंट की। कब इसको साइन किया गया था? 2015 में। तो पेरिस एग्रीमेंट को 10 साल पूरे हो चुके हैं। पहला फैक्ट तो यही है हमारा। इसका उद्देश्य क्या था? टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग लेवल्स बिलो 1.5 डिग्री अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो टू होल्ड द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री। नेक्स्ट कहता है कहाँ पर हो रहा है? बेलेम, ब्राज़ील में। देखो इसका एक फैक्ट है, बेलेम को बोला गया है पॉइंट ऑफ एंट्री टू अमेजोन रेन फॉरेस्ट। क्या है? पॉइंट ऑफ एंट्री टू अमेजोन रेन फॉरेस्ट। सेकेंड फैक्ट हुआ। थर्ड देखिए अमेजोन के बारे में क्या कहता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व एंड टिपिंग टुवर्ड्स इरिवर्सिबल डिक्लाइन। काफ़ी डिक्लाइनिंग स्टेज में है ये। नेक्स्ट देखिए GGA, ग्लोबल गोल एडेप्टेशन। किसका पार्ट है ये? पेरिस एग्रीमेंट का। यहाँ पर क्या कहा गया है? टू इंक्रीज आवर अडेप्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। इसका मतलब ये है कि हम क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट भी कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट साथ साथ में चेंजेस जो एक्चुअली हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ढलना पड़ेगा, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फिनांस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये बात करता है टू सेट अ टारगेट रिगार्डिंग क्लाइमेट एडेप्टेशन। नेक्स्ट टर्म दिया गया है GST, ग्लोबल स्टॉक टेक। किसकी बात हम कर रहे हैं? अगेन पेरिस एग्रीमेंट की। यहाँ पर कहा क्या गया है? रिगार्डिंग कंट्रीज टू एसेस देयर कलेक्टिव प्रोग्रेस। तो फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक कब हुआ था? दुबई, COP28 2023 में। इसकी बात कहाँ की गई थी? पेरिस एग्रीमेंट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहता है GST के बारे में कि मैंडेटरी रिव्यू है ये कंट्रीज के द्वारा करा जाने वाला एवरी 5 ईयर्स टू एसेस देयर प्रोग्रेस ऑन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। तो हर 5 साल पर आपको ये रिव्यू करना है। किसकी बात हम कर रहे हैं? ग्लोबल स्टॉक टेक। एक नेक्स्ट टर्म है बाकू टू बेलेम रोड मैप। बाकू कहाँ की बात करते हैं? अजरबैजान की। समझते हैं इसको हम। तो ये यहाँ पर कहा गया है टू मोबिलाइज एटलीस्ट $1.3 ट्रिलियन ईयरली टू डेवलपिंग कंट्रीज। किसके लिए? क्लाइमेट चेंजेस से कॉम्बैट करने के लिए। नेक्स्ट टर्म क्या है? NCQG, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल। न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल अगेन किसका पार्ट था ये? पेरिस एग्रीमेंट 2015 की बात कर रहे हैं। इसमें बोला गया था इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो प्लेज करेंगी $100 बिलियन पर ईयर टू फिनांस क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसको ब्रेक थ्रू कब मिलता है? इस पे काम कब स्टार्ट करते हैं? COP29 अजरबैजान के दौरान।
अब ध्यान दो, हमने अभी क्या बताया था आपको, बाकू टू बिलियन रोड मैप। तो बाकू जो 29 की बात करते हैं, कॉप 29 में क्या बोला गया था कि 100 बिलियन डॉलर्स। अभी हम क्या बोल रहे हैं, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट बात करता है LDF, लॉस एंड डैमेज फंड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था कॉप 27 में, इसको स्टार्ट किया गया था कॉप 28 में। बात यहाँ पर क्या कही गई है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनको अगर क्लाइमेट चेंज के द्वारा इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक किसी प्रकार का लॉस होता है, उसको कवर करने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई थी, डेवलप कंट्रीज को, वर्ल्ड बैंक को। हमने यहाँ पर कहा नॉन इकोनॉमिक लॉसेस, जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। मान लो कि बिल्डिंग हमारी है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, वो खराब हो चुकी है ड्यू टू एसिड रेन, एग्जाम्पल समझ रहे हैं। एक कंसेप्ट दिया गया है यहाँ पर नेट जीरो का। इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमंस ऐड नो ग्रीन हाउस गैस टू एटमोसफेयर ओवर अ पीरियड, ठीक है, और जो एमिशंस हैं वो रिड्यूस टू ऑलमोस्ट जीरो एंड एनी रेसिडुअल सोर्सेज आर बैलेंस्ड बाय रिमूवल, एग्जाम्पल रिस्टोरिंग फॉरेस्ट एंड कार्बन कैप्चर। इसका सिंपल सा मतलब है, आप जितना एमिशन कर रहे हो उसके इक्विवेलेंट आपको फॉरेस्ट लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि हमारा रिजल्टेंट एमिशन जीरो हो जाए। नेक्स्ट हमारा है NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। कहाँ पर चर्चा की गई है इसकी, पेरिस एग्रीमेंट में। क्या है ये, तो हर कंट्री को बताना होगा, हर कंट्री को डिक्लेयर करना होगा उसका टारगेट क्या है, वो कितना तक एमिशन कम करने की सोच रहा है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, डू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैप्चर मोर कार्बन देन अदर फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया UPSC में, इसका जवाब देना है आपको। दिक्कत आती है पूछो, आई विल टेल यू। एंड हाँ, नेक्स्ट कहता है TFFF, क्या है ये, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इसको प्रपोज किया गया है समिट में। इसका एम क्या है, टू कॉम्पनसेट मोर देन 70 डेवलपिंग कंट्रीज विद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं उनका सच में रोल ज़्यादा होता है कार्बन सिक्वेस्टर करने में। आपको बताना है कि क्यों। एक नाम दिया गया ग्रुपिंग का G77। इसमें देखो जानना इतना है, इसमें एक्चुअली अभी 134 मेंबर्स हैं, पूछ सकता है एग्जाम में। इसको 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज की ग्रुपिंग है। व्हाट इज ग्लोबल साउथ, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि कभी न कभी हिस्ट्री में किसी कंट्री की कॉलोनी रही हैं। ये समिट अभी चल रही है, कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स होते हैं, उसको डिस्कशन हम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर है, एक नाम दिया गया है फूजियान। क्या है ये, चाइना का थर्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो फर्स्ट फैक्ट तो यही हो गया कि फूजियान क्या है और किसका है। अब देखो, एक फैक्ट दिया गया है कि चाइना जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी किसकी है, चाइना की है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी। एंड वन मोर थिंग, एक एब्रेविएशन है प्लान, PLAN, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी। पूछ सकता है एग्जाम में। अगर पूछता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी किसकी है, चाइना की। अगर पूछेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लीट किसके पास है विद 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो USA हो जाएगा। एक शॉर्ट न्यूज़ आई थी, असम ने प्रपोज किया है एंटी पॉलीगैमी बिल, मतलब एक से ज़्यादा लोगों से विवाह आप नहीं कर सकते हो। तो पूछता है किसने किया है, तो असम ने। अब यहाँ देखो, एक बात कही गई है, एक टर्म दिया गया है बोडोलैंड। आपको बताना है कि असम में जो बोडोलैंड है कितने डिस्ट्रिक्ट से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट है इंडिया अंगोला ट्रेड टाइज। किसकी बात हम करते हैं, जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो फर्स्ट ऐसी भारतीय प्रेसिडेंट बनी है जो कि अंगोला में विजिट करने गई हैं। ये विजिट इंपॉर्टेंट क्यों है, फर्स्ट बाय इंडियन प्रेसिडेंट। सेकेंड है कि 50th इंडिपेंडेंस डे मना है अंगोला का, पूछ सकता है एग्जाम में। अब यहाँ देखो कुछ फैक्ट्स हैं कि 40 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया अंगोला टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज, ठीक है। इंडिया इज अमंग टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ अंगोला। नेक्स्ट है, करेंटली जो इंडिया का शेयर है इन अंगोलाज एक्सटर्नल ट्रेड कितना है, 10%। ऐसे स्टेटमेंट्स पूछता रहता है UPSC। एक और फैक्ट देखिए, यहाँ पर कहता है कि जो अंगोला है उसने ज्वाइन किया है इंडिया द्वारा लेड 2 इनिशिएटिव्स को। पहला है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, दूसरा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, एक नाम है कुआंजा। कुआंजा क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है अंगोला की। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज इम्बैलेंस इन फर्टिलाइजर्स यूज इम्पैक्ट सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। कहता है कि ड्यू टू अनसाइंटिफिक यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हमारे सॉइल के कार्बन कंटेंट में चेंजेस आते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली दिक्कत आती है सॉइल के प्रोडक्टिविटी पर। कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर देख लेते हैं। पहला है कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल, हमारी मिट्टी में कार्बन किस मात्रा में होगा उसको कौन तय करता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, एलिवेशन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉइल में हमारा कार्बन कंटेंट कम होगा। अगर हम बात करते हैं एलिवेटेड एरियाज़ की, ऊंची एरियाज़ की, वहाँ पर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो मिट्टी पर इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर सॉइल में कार्बन कंटेंट कम है तो अदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं
उनकी डिफिशियंसी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज अगर सॉइल के भीतर कार्बन की मात्रा कम होगी तो प्लांट्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचने में दिक्कत करता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने में दिक्कत करता है। एक नाम दिया गया है टाइफून फूंगवोंग। टाइफून फूंगवोंग पूछ सकता है, फूंगवोंग क्या है, टाइफून है, कहाँ की बात हो रही है, फिलीपींस की। नेक्स्ट देखिए, कहता है भूटान्स आई रोल ऑफ ग्लोबल स्पिरिचुअल पीस मेकर। हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट एवर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की। कहाँ चल रहा है ये, भूटान में। नेक्स्ट देखिए, आदित्य L1 गेट्स अ क्लोज लुक एट एरप्शंस फ्रॉम द सन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोरोनल मास इजेक्शंस की। कहता है वेरी फर्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ CME इन द विजिबल रेंज। व्हाट इज CME? तो सन के आउटर पार्ट से मैसिव मात्रा में जो प्लाज्मा का रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? सिंपली अगर देखा जाए तो मैटर किस प्रकार से लाइट से इंटरेक्ट करता है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फर्स्ट टाइम इस आदित्य L1 ने स्टडी किया है कोरोनल मास इजेक्शन को बाय लुकिंग एट इट्स लाइट इन द विजिबल रेंज। इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंट कलर्स निकलते हैं ड्यूरिंग कोरोनल मास इजेक्शन उसको स्टडी करके इसने फर्स्ट टाइम बताया है कि विजिबल लाइट रेंज में CME का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। मतलब इससे हमें CME को स्टडी करने में आसानी होगी, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसका स्पीड कितना होता है, इसके टेम्परेचर क्या हो सकते हैं। एक कंसेप्ट देखते हैं, लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पोजीशंस इन स्पेस वेयर ऑब्जेक्ट सेंट देयर टेंड टू स्टे पुट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसकी PDF के लिए लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू।